अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जौहर टाउन में जो धमाका हुआ है, हाफिज़ सईद साहब के बिल्कुल घर के साथ जो धमाका हुआ है उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। हमने सोचा कि बहुत ज़रूरी है आप तक अपडेट्स पहुँचाई जाएँ। हमला कैसे हुआ, किस गाड़ी में हुआ, वो शख्स कौन था जो गाड़ी ड्राइव करके आया, हमला खुद कुछ था या रिमोट कंट्रोल था, हमले करने वाले के जो हैंडलर हैं वो कहाँ बैठे हुए थे, हाफिज़ सईद साहब का घर और पुलिस चौकी के दरमियान कितना फासला था, क्यों वो आदमी बिल्कुल घर के सामने आके धमाका नहीं कर पाया। ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात हमारे पास आए हैं, तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इंफॉर्मेशन नाज़रीन इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं और कुछ तस्वीर ऐसी हैं जिनको मैं यहाँ पे नहीं चला सकता था, यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, उनको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके वो तस्वीरें, वीडियोस देख सकते हैं। मगर उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, एक काले रंग की करोला गाड़ी हाफिज़ सईद साहब के घर से एक गली आगे जो है, और पार्क और गली के दरमियान थोड़ा सा फासला है, पार्क है, गली हाफिज़ सईद साहब का घर, और फिर वहां पे एक गाड़ी पार्क होती है। उससे पहले नाजरीन, एक ऐनी शाहिद के मुताबिक एक मोटरसाइकिल वाला शख्स 3 दफ़ा एक उसी गली से जहां पे हाफिज़ सईद साहब का घर है वहां से गुजरता है और गुजर के जो है वो रेकी करता है। कोई उससे पूछता नहीं है। मेरे लिए सबसे अचंभे की और हैरानी की बात यह थी, किसी ने उससे पूछा नहीं। इसी तरह से एक करोला गाड़ी, और उस करोला गाड़ी में एक नीले शलवार कमीज में मलबूस शख्स उस करोला गाड़ी को बड़े ही अजीबोगरीब मशकूक अंदाज से पार्क करता है और पार्क करके उतर के चला जाता है। ऐसी जगह पार्क करता है जहां पार्किंग बनती नहीं थी। अब मैं आपको उस इलाके का थोड़ा सा हाल बताता हूं जहां पे गाड़ी पार्क की गई और जहां पे धमाका किया गया। मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो कि इसी इलाके में रहते हैं। उनका यह कहना है, एक साहब है जो 15 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हाफिज़ सईद साहब की घर के पास जो गली है, बल्कि उनकी जो मेन रोड है जो गली में जाती है, वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होती है। वहाँ पे एजेंसी के लोग भी, पुलिस के लोग भी, और हाफिज़ सईद साहब की अपनी जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी वो भी वहाँ पे मौजूद होती है। वो कहते हैं 15 साल से मैं रह रहा हूँ, मैं आज तक हाफिज़ सईद साहब का जो घर जिस गली में, उस गली में मैं आज तक गया नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाज़त है जो वहाँ के रिहायशी हों या उनके मेहमान हों, जिनको वो फ़ोन करके पहले इतला करते हैं। गैर मुतल्लका शख्स वहाँ जा नहीं सकता। सवाल यहाँ पे पैदा उठता है कि गैर मुतल्लका आदमी नहीं जा सकता, गैर मुतल्लका गाड़ी कैसे पहुँच गई? ये सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये गाड़ी किसकी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी है, मैं आपको वो भी देता हूँ। ये गाड़ी क्या थी, ये कौन था जिसकी वो गाड़ी है। जनाब, गाड़ी को बाकायदा इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि उसमें एक तो 30 किलो का जो मवाद है, 30 किलो बारूदी मवाद वो समाये। दूसरा, उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि गाड़ी ट्रेस ना हो सके, यानी इसका फ्रेम नंबर कुछ और है, चेसिस नंबर कुछ और है, इसके पार्ट्स में भी ऐसी तब्दीली की गई थी कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रेस ना हो सके। लेकिन बिलाखिर क्रैक कर लिया, हमारी एजेंसियों ने क्रैक कर लिया और पता ये चला कि हाफिजाबाद का एक आदमी है जो इस गाड़ी का मालिक है। नाम पे नहीं गाड़ी इसके, मैं बताता हूँ आपको, वो इसका मालिक है। उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलबत्ता वो ये कह रहा है कि मैंने चोरी गाड़ी की रिपोर्ट लिखवाई थी। प्रॉब्लम यहां पर यह आ रहा है कि ये गाड़ी ओपन लेटर पे थी। ओपन लेटर जो लोग नहीं समझते मैं बता देता हूं। मैं गाड़ी की कागजात अपने पास रख लूं तो गाड़ी का मालिक कहलाऊंगा, लेकिन गाड़ी अगर मेरे नाम नहीं है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरे नाम नहीं है, तो मैं कागजी तौर पे मालिक नहीं होगा। मैं उस वजह से मालिक होगा क्योंकि गाड़ी के कागजात मेरे कब्जे में है। कल को खुदा ना खास्ता वो चोरी हो जाए तो मैं गाड़ी के मालिक होने का दावा कर नहीं सकूंगा। समझ रहे हैं आप? इस तरह से सूरत हाल थी, जो कि गैर कानूनी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बंदा अब गिरफ्तार हो चुका है। अब मैं आपको एक और अचंभे की बात बताता हूँ। ये जो अभी तक पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुकूमत बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। हम भारत की तरह नहीं है कि इधर धमाका होता है इधर भारत का नाम ले ले। हालांकि हमें पता है इसमें कौन मुलव्वस है, आपको और मुझे पता है, इसमें कोई छुपने वाली बात ही नहीं है। और ये भी हमें पता है कि इसमें टारगेट किसको किया गया, हाफिज़ सईद साहब को। अच्छा, हाफिज़ सईद साहब वहां पर नहीं है। जिस जगह पे धमाका हुआ हाफिज़ सईद साहब वहाँ रहते नहीं, उनके अहले खाना वहाँ पर रहते हैं। क्यों? हाफिज़ साहब को इन्होंने नज़रबंद किया हुआ है, उनको 11 साल कैद है एक मुकदमे में, वो कहता बिल्कुल बहस है।
کہ وہ کون سا مقدمہ ہے. ان کو البتہ 11 سال قید ہے اور وہ نظر بند ہے. وہ یہاں پر نہیں ہے, یہاں پہ ان کے اہل خانہ رہتے تھے. اچھا, ٹارگٹ کرنے کی کس نے کوشش کی؟ اب میں آپ کو خبر دیتا ہوں. آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک حبیب نامی شخص ہے جس کا تعلق ہے لشکر طیبہ سے. اچھا میں بتا دوں آپ کو, پاکستان میں چونکہ لشکر طیبہ بین ہے اس لیے اس کا نام تبدیل کر کے جماعت الدعوہ رکھا گیا, لیکن جماعت الدعوہ کو بھی بعد میں بین کر دیا گیا. لیکن افغانستان میں لشکر طیبہ ابھی بھی لشکر طیبہ کے نام سے ہی آپریٹ کرتی ہے. افغانستان کے علاقے میں ایک شخص لشکر طیبہ کا یوں کہہ لیں کمانڈر حبیب نام ہے اس کا, پچھلے ہفتے اس کو قتل کیا گیا, اس کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. کس نے کروائی؟ میرا خیال ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ملا امیر حمزہ, یہ پشاور میں, پشاور کا جماعت الدعوہ کہہ لیں, لشکر طیبہ کہہ لیں, وہاں کا امیر ہے. اس پہ بھارت الزام لگاتا ہے کہ جو پشاور میں جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ کا جو امیر حمزہ ہے وہ افغانستان کے اندر اپنے لوگوں کے ذریعے, لشکر طیبہ کے مجاہدین کہہ لیں یا فائٹرز کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کرواتا ہے. کن کی؟ ان لوگوں کی جو کہ بھارت نواز لوگ ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہفتہ پہلے اس شخص کو جو کہ لشکر طیبہ کا کمانڈر ہے اس کو افغانستان میں قتل کیا جاتا ہے, اور اس کے ٹھیک ایک ہفتہ کے بعد حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر دھماکہ ہو جانا, اس کو آپ کیا اتفاق تو نہیں سمجھیں گے نا؟ اس کا مطلب ہے یہ پری پلانڈ ایک پوری منظم سازش ہے. اب کیا ہوا یہ کہ کیا اس بات کا جو ہمارے دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ حافظ سعید صاحب یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں؟ خفیہ ایجنسیوں کو اتنا پتہ ہوتا ہے, یہ کوئی بہت بڑا ان کے لیے کوئی بہت مشکل ٹاسک نہیں ہے یہ پتہ لگانا کہ حافظ سعید صاحب کو اگر نظر بند کیا ہوا ہے تو کہاں نظر بند کیا ہوا ہے, لاہور میں کیا ہوا ہے, مرید کے میں کیا ہوا ہے, کہاں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ حافظ سعید صاحب یہاں پر نہیں ہیں, یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ ناظرین, یہ ایک علامتی حملہ تھا, یہ ایک وارننگ تھی کہ پاکستان کے ساتھ اگلے چند دنوں میں اس سے بھی بڑی کارروائی پاکستان کے خلاف ہو سکتی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی وجہ بتائی تھی اپنی پہلے والی ویڈیو میں بھی. اس کی وجہ ایک ہے, اس کی وجہ ہے ہمارے کپتان کا, ہمارے وزیر اعظم کا, عمران خان صاحب کا ایبسلیوٹلی ناٹ, یعنی امریکہ کو واشگاف الفاظ میں اڈے دینے سے انکار کر دینا. یہ کھلی دشمنی ہے, پاکستان کو سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو گھٹنوں پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ انشاءاللہ ناکام ہوگی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, اس بندے کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہے, میں کھڑا ہوں, آپ کھڑے ہیں. ہم نے اب اپنی حمیت پر کمپرومائز نہیں کرنا, اپنی ڈگنیٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا, ہم کسی کے لیے کرائے کے قاتل نہیں بنیں گے. تو یہ تھی وہ اپڈیٹ جو میں نے سوچا آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. میری بات ویڈیو آپ اگر شیئر کرنا چاہیں, اس کو آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب اس کو آٹومیٹکلی شیئر کرے گا. ٹھیک ہے, تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, کیونکہ سبسکرائب کرتے رہیں گے تو آپ کو اس طرح کی اپڈیٹس جو ہیں وہ مسلسل ملتی رہیں گی. مجھے دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.